इस वीडियो में हम लोग बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब हम बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो जनरली क्या बोला जाता है कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस होगा, जैसे हमने यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल लिया, इसके 1 मोल को हम यूज करेंगे और इसके जितने भी बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। तो जिस एनर्जी को यूज करके हम इसके 1 मोल के सभी बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं उसी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन जब हम लोग देते हैं ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। बॉन्ड एनर्जी जनरली 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो नहीं है। इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि बॉन्ड एनर्जी का एग्जैक्ट मतलब क्या है और इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है वो बिल्कुल नहीं होता। बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है आपको सेम टाइप के 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। 1 मोल बॉन्ड होगा वो सेम टाइप का होना चाहिए। यानी अगर आप CH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो 1 मोल CH बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे CH बॉन्ड है, C के साथ O बॉन्ड है, O के साथ H बॉन्ड है, यानी कि 3 अलग अलग टाइप के बॉन्ड हैं। तो इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी नहीं होगी। एक ही टाइप के 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो बॉन्ड एनर्जी होती है। या इसी के फॉर्मेशन के बेस पे हम लोग बोलते हैं कि 1 मोल सेम टाइप का बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो कुछ एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाती है, तो उसी एनर्जी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी कह देते हैं। इसका मतलब जब आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे आपको एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और अगर आप इस बॉन्ड को बनाओगे तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मीन्स वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो हम लोगों को थोड़ा सा बॉन्ड एनर्जी के कैलकुलेशन को और बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा समझना है। तो चलिए आगे देखते हैं। जब हम कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स H2, O2, N2, Cl2 कोई भी, तो यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन के बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम अलग हो जाते हैं। इसलिए जो एनर्जी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बोलते हैं। और इस इंथैल्पी की वजह से ये एटम में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसी को हम लोग इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल देते हैं। लेकिन ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हम कब बोलेंगे? जब हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, क्योंकि जितनी एनर्जी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो एग्जैक्टली बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के बराबर ही होता है। लेकिन अगर हमारा मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक हो गया, मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 से ज़्यादा होंगे, यानी बॉन्ड 1 से ज़्यादा बना होगा, तो उस कंडीशन में जैसे एग्जाम्पल हमने मीथेन का लिया, तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के कुल 4 बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि इन सभी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी एक जैसा होगा। ये एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड 1 बाय 1 ब्रेक होते हैं और सबके लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो चेंज होती रहती है। यहाँ सभी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे इस CH का कैलकुलेट करते हैं एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। वो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी हमेशा होगा पॉली एटॉमिक आयन के लिए या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी कैलकुलेट की जाएगी। मान लो पहले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी आपने x1 खर्च किया, दूसरे के लिए x2, x3 एंड x4, देन द एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4। हमको ये करना होता है। अब हम लोग CH का मीथेन के अंदर जो बॉन्ड इंथैल्पी लिखते हैं वो 416 होता है,
किलो जूल पर मोल। तो ऐसा लिखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम चाहे जिस CH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो 416 किलो जूल एनर्जी चाहिए। इनके लिए एनर्जी बिल्कुल अलग अलग होती है। ये जो वैल्यू लिखा गया है ये एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी इनका होता है। ठीक, बॉन्ड एनर्जी को हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ही बोलते हैं। इसलिए बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव लिखी जाती है। बॉन्ड एनर्जी को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के ये बराबर होता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी में हम लोगों को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी होती है, मतलब कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हम कंसीडर करते हैं। इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव लिखनी होगी। अब बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, दो अलग अलग टर्म हम लोग यूज करते हैं। कभी कभी हम इसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं और कभी कभी बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और टेम्परेचर को यूज करते हैं 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पे जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसी को बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। और बॉन्ड इंथैल्पी हम कब बोलेंगे? जब हम टेम्परेचर को 0 केल्विन के अलावा कोई भी दूसरा टेम्परेचर यूज कर लेंगे। तो जब यहाँ पे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो थोड़ा सा इससे अलग आता है। इसलिए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है बॉन्ड इंथैल्पी से। ये दोनों वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होते। और वैसे भी थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी के लिए कि जो भी एनर्जी का कैलकुलेशन किया जाता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जाता है, और यहाँ पे जो इंथैल्पी का कैलकुलेशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो एक फैक्टर ये भी है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है जब हम बॉन्ड एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, और जब हम इंथैल्पी की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। इसलिए दोनों की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी है वो जनरली 3 डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहले आता है बॉन्ड लेंथ। अगर हम बॉन्ड लेंथ को बढ़ाते जाते हैं तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, मीन्स उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। दूसरा, बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है बॉन्ड के मल्टीप्लिसिटी पे। मतलब वहाँ पे बॉन्ड सिंगल है, डबल है या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। और आप जानते हैं जैसे जैसे हम मल्टीप्लिसिटी को बढ़ाएंगे बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसलिए हमको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। इसके बाद थर्ड फैक्टर आता है कि जिस दो एटम के बीच में आपने बॉन्ड बनाया इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, यानी इन दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यानी कि आपको ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे खर्च करना पड़ता है। तो बॉन्ड लेंथ के डिस्कशन में जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें HCl और HI का, तो ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा क्योंकि I का साइज Cl के कंपेयर में ज़्यादा बड़ा है। हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है ये। तो I की साइज़ के बड़े होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, इसलिए इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कम होगी और इसकी ज़्यादा होती है। बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम कंसीडर करें तो ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेस पे जैसे अगर हम CH बॉन्ड और CF बॉन्ड CCl बॉन्ड को कंसीडर करें तो CF बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत हाई होता है, क्योंकि फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कार्बन तीनों में सेम होगा, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा,
इसलिए इस बॉन्ड की इंथैल्पी बहुत हाई रहेगी, मीन्स ये बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन अगर आपको दिया जाता है तो उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं, अगर उन सब की बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट कर लें तो उससे पूरे रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज आप कैलकुलेट कर सकते हो। और पूरे रिएक्शन में होने वाला जो इंथैल्पी चेंज है उसे हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बॉन्ड एनर्जी के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका हम एक एग्जांपल करने वाले हैं। तो चलिए देखिए। तो ये एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हाइड्रोजन के लिए दिया गया है 430 किलो जूल पर मोल, और Cl2 के लिए दिया गया है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी 240 किलो जूल पर मोल, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दे दिया है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे गिवन है -90 किलो जूल पर मोल, और आपसे पूछा हुआ है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। अब यहाँ पे आप जानते रहिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और जितने भी यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन्वॉल्व होंगे सबकी बॉन्ड इंथैल्पी दी जाएगी। तो या तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिसिंग रहता है जो कैलकुलेट करना होता है, या फिर किसी की बॉन्ड एनर्जी मिसिंग होगी जो कैलकुलेट करना होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक फार्मूला यूज करना है। जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है टोटल, प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी टोटल कैलकुलेट करनी है और उसका डिफरेंस कर देना है। तो रिएक्टेंट में हमारे पास दो हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हम लोग लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन, और इसमें से माइनस कर देंगे 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, क्योंकि यहाँ पे H और Cl जो बॉन्ड होंगे दो मॉलिक्यूल में दो आएंगे, इसलिए ये आपको प्रॉब्लम में दे रखा है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पे -90 दिया हुआ है, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का अगर आप यहाँ पे यूनिट देखो तो लिखा हुआ है -90 किलो जूल पर मोल। पर मोल मतलब एक मोल का ये -90 है, और इस रिएक्शन में जनरेट हो रहे हैं टोटल 2 मोल, इसलिए 2 मोल के लिए इंथैल्पी यहाँ पे डबल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -180 इक्वल टू H2 का है 430 प्लस Cl2 का है 240, और इसमें से हम लोगों को माइनस करना है 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है HCl की बॉन्ड इंथैल्पी इक्वल टू 425 किलो जूल पर मोल। ये हमने एक मोल का निकाला हुआ है, मीन्स HCl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 425 किलो जूल की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। इस प्रॉब्लम में एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो OO बॉन्ड है इसी का बॉन्ड इंथैल्पी कैलकुलेट करना है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी अलग अलग जो भी हैं दूसरे उनको दिया गया है। अब यहाँ पे समझिए, अभी हमने जो कैलकुलेशन किया था तो उसमें बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन हमने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से किया था, लेकिन यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जगह इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस रिएक्शन को हम लोग अलग अलग तरीके से बहुत कुछ बोल सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं हाइड्रोजन का, या फिर हाइड्रोजन की हम बर्निंग बोल सकते हैं, यानी कंबसन बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी मटेरियल का रिएक्शन O2 से कराते हैं तो उसको कंबसन बोला जाता है, यानी रिएक्शन कंबसन का है। तो जो चेंज आएगा उसे इंथैल्पी ऑफ कंबसन बोल सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ बर्निंग बोल सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं,
और इस रिएक्शन में H2O2 फॉर्म हो रहा है, इसलिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हम H2O2 का बोल सकते हैं। तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो सब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर ही होते हैं, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये जो वैल्यू होगी -136.3, ये इक्वल होगा बॉन्ड एनर्जी HH H2 के अंदर, बॉन्ड एनर्जी O डबल बॉन्ड O, क्योंकि O2 में O डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहता है। H2O2 में कौन कौन सा बॉन्ड होगा, एक O सिंगल बॉन्ड O होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड, इसके साथ हाइड्रोजन लगा होगा, इसके साथ हाइड्रोजन, यानी 2 OH बॉन्ड होगा और एक OO बॉन्ड होगा। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 के लिए हमको बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 और O2 लिखना होगा। H2 का बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है 436 प्लस O डबल बॉन्ड O का दिया हुआ है 495। अब इसमें से हमको माइनस करना होगा 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, और OH की बॉन्ड एनर्जी कितनी है 463, और साथ में हम लिख देते हैं OO बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी X के फॉर्म में। इसी को हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसको ऐड करने पे 931, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया दिस वन, ब्रैकेट को ओपन किया इसलिए -x लगा हुआ है, इस x को हमने इधर ट्रांसफ़र किया हुआ है, सारे रिजल्ट को एक तरफ, कैलकुलेट करने पे 141.3 किलो जूल पर मोल आ जाता है। तो इस तरीके से कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया जाता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ से बॉन्ड एनर्जी किसी भी मिसिंग टर्म का कैलकुलेट हो सकता है और टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।